Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। मैंने पिछले वीडियो में जो परमाणु का वीडियो था उसका प्रथम वीडियो में मैंने आपको जब कराया था तो परमाणु का बोर सिद्धांत में करवा रहा था और उसी समय अचानक जो है साउंड ज़्यादा होने की वजह से मैं उस वीडियो को कट कर दिया था। वहीं पे जो जहाँ से वो कट हुआ था वहीं मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं करा रहा था क्या, हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत जो होता है, मतलब बोर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो दिया सिद्धांत की इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स किसी वृत्तीय कक्षा में जब घूमते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। वहाँ पे उनका जो वृत्तीय कक्षा है उसका रेडियस भी फिक्स होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में जब घूमते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो भी फिक्स होती है। मतलब वो एक निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में घूमता है, ऐसा बोर ने कहा। इससे ये पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इसका मतलब है कि उसको वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए किसी भी पदार्थ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत होती है जो केंद्र की दिशा में लगती है। ये जो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश माइनस ही होता है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है। यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है ना। उसका द्रव्यमान मैंने एम लिया है ना। वी वेलोसिटी से इस वृत्तीय कक्षा पे गतिमान है। वृत्तीय कक्षा पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या कोई वस्तु है, गेंद है, अगर वो वृत्तीय कक्षा में घूमना चाहता है या घूमता है तो उसके लिए केंद्र की दिशा में एक बल की जरूरत होती है जिसको अभिकेंद्रक बल बोलते हैं या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो सेंटर के डायरेक्शन में बल की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो FC से हमने उसको संकेत किया है। और ये हमेशा जो अभिकेंद्रक बल होता है या केंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो mv² r के इक्वल होता है। मास जो होता है जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर घूम रहा होता है वृत्तीय कक्षा पे, उसका द्रव्यमान लेते हैं, उसकी लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, ये जो v है आपका, और जो वृत्तीय कक्षा पे घूमता है उसकी त्रिज्या, तो mv² r को बोलते हैं अभिकेंद्रक बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो चाहिए वो कहाँ से आएगा, तो वो इसको देने वाला आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनावेश होता है, ऋण आवेश होता है, और ये जो आपका प्रोटॉन है जो कि नाभिक के अंदर होता है उसके ऊपर उतना ही आवेश होता है जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, लेकिन ये धन आवेश है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है जो कूलॉम से हम निकाल सकते हैं। तो कूलॉम लॉ के अनुसार जो यहाँ पे दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा वो केंद्र की दिशा में ही होगा, और वही अभिकेंद्रिक बल जो चाहिए mv²r उसको प्रदान करता है। मतलब कूलॉम बल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगता है वही कूलॉम आकर्षण बल जो जरूरत होती है अभिकेंद्रक बल की इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वृत्तीय कक्षा पे, उसको प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, अगर v वेग से गतिमान है वृत्तीय कक्षा पे इलेक्ट्रॉन, तो उसको घूमने के लिए वृत्तीय कक्षा में जो अभिकेंद्रक बल की जरूरत होती है उसका मान क्या होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए, ठीक है ना, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक कौन सा बल, तो आवश्यक जो होता है बल वो कौन सा बल है, तो उसको अभिकेंद्रक बल बोलते हैं, आवश्यक अभिकेंद्रक बल। या भी केंद्रीय बल भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। अगर उसको FC लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
v स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई r, है ना। वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, है ना, किधर लगता है, तो केंद्र की दिशा, है ना। ये जो अगर आप इसको, इस पॉइंट को आपने, इस पॉइंट को n लिया है, इस पॉइंट को अगर o ले लें तो केंद्र की दिशा में लगता है, केंद्र की दिशा में। केंद्रीय बल जो होता है केंद्र की दिशा ON की दिशा में, है ना, ON इसमें लगता है। तो केंद्र की दिशा ON के डायरेक्शन में ये बल लगता है। और किस पे लगता है, तो वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल किसको जरूरत होता है, तो इलेक्ट्रॉन को होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला भी बल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रक बल, ठीक है ना। घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन पर, ऐसे कर दीजिए इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रक बल ये होता है Fc। और ये कौन प्रदान करता है ना। तो यह यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो अभिकेंद्रक बल है, ठीक है ना, यह अभिकेंद्रक बल या आवश्यक अभिकेंद्रक बल अभिकेंद्रक भी लिखते हैं, अभिकेंद्रीय भी लिखते हैं, ठीक है ना। अभिकेंद्रक बल इलेक्ट्रॉन तो ये जो है वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए जो लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रक बल तो हमने निकाल लिया। और ये अभिकेंद्रक बल किससे प्रदान करेगा, कौन प्रदान करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और प्रोटॉन यहाँ है उसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल। और आकर्षण बल कौन देता है, तो कूलॉम देता है। तो कूलॉम के अनुसार जो बल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है ना। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो आपका हो गया, Q1 हो गया E, है ना, Q2 एक चार्ज हो गया ये वाला -E, दूसरा चार्ज हो गया +E। लेकिन उसका जो मान है वो प्लस और माइनस के साथ नहीं लेते कि बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बल सदिश राशि है। तो उसको प्लस माइनस के साथ नहीं लेते, दिशा पता है ही आपको कि किधर है। तो इसकी दिशा किधर है, तो इसकी भी दिशा ON की दिशा में है। तो O से N की दिशा में आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल प्रोवाइड करता है। तो ON की दिशा, तो वेक्टर फॉर्म में ON की दिशा को हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन परिमाण जो केवल है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ से परिमाण अगर लिखिएगा, देयरफॉर परिमाण F का परिमाण मस्ट बी इक्वल टू FC के इक्वल होना चाहिए। तो F जो हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटा R स्क्वायर इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल स्क्वायर बटा R, है ना। यहाँ से आपको वैल्यू आ गई MEV स्क्वायर बटा R इज इक्वल टू दिस। इसको अगर आप V स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो वो भी R से R कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ रहा है MEV स्क्वायर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटा R, है ना। और यहाँ से अगर V स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, ME, है ना, ऊपर E स्क्वायर और नीचे R, तो E स्क्वायर बाई, तो V स्क्वायर बराबर हो गया ME, केवल नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम E स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा इसको और यहाँ लिख लीजिए, दैट इम्प्लाइज V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ME इंटू R। ME को यहाँ से इधर ले आए तो भाग पड़ गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने
प्रयोग में लाया है। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गई ये, जहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है 1/4πε0, वो 9 × 10⁻, यहाँ पे ध्यान रखना है गया, जहाँ 1/4πε0 ये जो वैल्यू होती है ये होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है किसका वैल्यू, 1/4πε0 का। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा वैल्यू आता है एम वी स्क्वायर का भी वैल्यू ध्यान रखिएगा तो अच्छा है, ये वाला भी इक्वेशन एम वी स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, और वेलोसिटी वी स्क्वायर आ रहा है तो इसको वी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब हमने कहा था कि बोर का जो एक अभिगृहित है ना, उसका हम प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग द्वारा इसको निकालेंगे। तो बोर का अभिगृहित आपने पढ़ा था, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटाऊंगा तो यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जो बोर का अभिगृहित था उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है वहां पे घूमने के लिए उनका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि बोर के अभिगृहित के अनुसार, पोस्टुलेट्स जिसको बोलते हैं, अभिगृहित पोस्टुलेट्स, है ना, के अनुसार उसने कहा था जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है वहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आर। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो nh/2π, nh/2π, जहां n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, चूंकि n = 1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो हो गया MeVr। वैसे आप n को रख सकते हैं, बाद में भी आप इसकी वैल्यू को अलग से डाल सकते हैं, तो इसको रहने दीजिए, तो ज्यादा अच्छा है कि MeVr = nh/2π है। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, v = nh/2π, और me नीचे आ गया तो me नीचे हो जाएगा, r भी नीचे हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी हो गया nh/2π me × r, है ना। अब जरा देखिए कि हमारा तो वैल्यू यहाँ पे आ गया था MeV² = दिस, तो इसमें अगर v की वैल्यू यहाँ से रख दें, अगर इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, तो v² में v की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ भी, अदरवाइज यहाँ भी जहां भी रखना आप रख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 2, है ना, समीकरण 2 से, 2 तथा 3 से, देयरफॉर समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, तो 2 में है v², तो लिख देंगे v² के जगह पे लिखेंगे nh/2π me × r का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अब बराबर हो जाएगा e² 4πε0 me × r, है ना। यहाँ से आपका वैल्यू निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा n² h² 4π² me² r² हो गया, बराबर e² हो गया, 4πε0 हो गया, me r हो गया। ये देखिए एक me से एक me कैंसिल हो गया, एक r से एक r कट गया, ठीक है ना। इसको उधर ले जाएगा तो ऊपर जाएगा तो एक कट जाएगा, और यहाँ से आप जो r है इसको यहाँ कर देते हैं तो हो जाएगा n², वैल्यू वाइज अगर लीजिए गया तो एक बार एक चीज और 4 से 4 भी कट गया, है ना। अभी रहने दीजिए इसको बाद में काटते हैं, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको ये r नीचे है, इस r को यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा क्या, आप इसको इधर कर देते हैं तो 4πε0 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा n² h² 4πε0, ये ऊपर चला गया, e² को इधर ले आते हैं
हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ME, है ना, और E स्क्वायर इधर आ गया, और इस R को उधर कर देते हैं तो R हो जाएगा, तो इधर वाला तो नीचे वाला तो सारा ये जो इधर चला गया, तो R/1 मतलब R का वैल्यू आ गया ये चीज। अब R का वैल्यू जो आ रहा है उसमें अगर मैं देखना 4 पाई है तो 4 से 4 आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कैंसिल करने से जो आपका R का वैल्यू है, ठीक है ना, वो R का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आप वैल्यू वाइज इसको, आपकी मर्जी है, अगर आप इसको कितने जगह के लिख लिया जाता है तो उससे, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो R की वैल्यू हो जाएगी N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर ME इंटू E स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ रही है ना, और ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसके बाद हम लोग इसमें कुछ इधर उधर करके जो इसका कैलकुलेशन है वो उससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, देख लीजिए, कट कर लीजिए इसको, तो कट कीजिएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आया है यहाँ से R की वैल्यू आ रही है N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, है ना, ME इंटू E स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ रहा है। आप ये वाला वैल्यू भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई का जो यहाँ से वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹ लिखना आसान है, तो ये भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से 1/4 पाई ये होता है, तो 4 पाई इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ लिखिएगा तो कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। तो वो भी चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ से N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाई 4 नहीं पाई ME इंटू E स्क्वायर। अब देखिए यहाँ N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, वो भी कैंसिल, वो भी कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू, ME का वैल्यू, E का वैल्यू, सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि N की वैल्यू अगर केवल चेंज करेगी तभी ये केवल चेंज करेगा, H स्क्वायर 4 और बाकी पाई ME स्क्वायर, N का वैल्यू तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, तो N की वैल्यू 1 रहेगा तो ये वाला, N का वैल्यू 2 रहेगा तो L सेल हो जाएगा, N का वैल्यू 3 रहेगा तो KLM सेल हो जाएगा। मतलब N की वैल्यू चेंज करेगा तभी ये वाला वैल्यू चेंज करेगा। अगर N की वैल्यू आपका 1 है तो 1 के लिए अलग वैल्यू होगा, N की वैल्यू 2 के लिए अलग वैल्यू होगा। मतलब रेडियस जो है वो हमारा निकल चुका है कि रेडियस जो है उसके हिसाब से आप कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि रेडियस की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे लिए जो H स्क्वायर है डिवाइड बाई 4 नहीं पाई ME इंटू E स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस H स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है, E 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो सारा तो कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नियतांक है, ठीक है ना, इसलिए लिखा जा सकता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। मतलब R की वैल्यू जो होगी N जितना ज्यादा होगा उसी तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से जो Rn की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि R जो है इससे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर का समानुपाती हो गया, और यहाँ से आप एक एक करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको नोटेशन वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो R है वो n पे अगर डिपेंड कर रहा है तो R को Rnth मतलब nth ऑर्बिट हो जाएगा, nth ऑर्बिट के लिए ये R1 हो जाएगा तो n की वैल्यू 1, R2 हो जाएगा तो n की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर nth ऑर्बिट, ठीक है ना, nth ऑर्बिट के लिए त्रिज्या देयरफॉर nth या n में
nवें कक्षा के लिए nवें कक्षा के लिए त्रिज्या क्या बन व्यंजक क्या हो जाएगा, इसको आर एन कर देते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, ये हो गया एन आर एन। ठीक है ना, तो ये n जो है nth ऑर्बिट है, तो r1 जो हो जाएगा उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, r2 के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज r1 इज इक्वल टू, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। r2 लिखेंगे तो r2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। केवल n की वैल्यू, ये n की वैल्यू 1 हो जाएगा सिंस n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे r2 लिखा तो n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सिंस n इज इक्वल टू 2। बस ये ध्यान देना है कि आपको r1 अगर लिखना है तो n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 डालेंगे। r2 मतलब r1 का मतलब पहला वाला त्रिज्या है, n की वैल्यू 1 वन द k सेल, तो n की वैल्यू 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k सेल को। ठीक है ना, k है ना, फिर ये जो है आपका k कक्षा है, आपका l कक्षा है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते जा रहा है। तो n की वैल्यू 2 k l m n o p आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो जो r1 की वैल्यू है ना, उसको बोर त्रिज्या भी कहा जाता है, और उसको r मतलब r1 को, जैसे r1 में देख ही रहा आपको कि h स्क्वायर बटा 4 पाई 4 नहीं पाई एम ई स्क्वायर है, एम ई इंटू ई स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, 1 स्क्वायर 1 ही के बराबर होगा, तो ये एक कांस्टेंट मान है, नियतांक जो वैल्यू है वही आएगा, और इसीलिए इसको बोर त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे r1 की वैल्यू जो है, क्योंकि r1 इज इक्वल टू कितना है, तो आपका 1 स्क्वायर है ना, ये h स्क्वायर है बटा कितना हो गया पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। अब आपको पता है कि सिंस h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है ना, जो इसकी वैल्यू होती है -34 जूल सेकेंड होती है। फिर आपको आपका वैल्यू जो है यहाँ पे एम ई की वैल्यू, वो तो आपको पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। ई का वैल्यू पता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। तो ये वाला वैल्यू अगर रखते हैं तो R1 की जो वैल्यू आती है, ठीक है ना, R1 की जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर आता है। ठीक है ना, 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर आता है जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, तो R1 की वैल्यू है ना, -10 करिएगा इसको, तो ये 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, तो हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। इसी को बोर त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना, बोर त्रिज्या कहा जाता है, और इसको संकेत किया जाता है A0 से। तो बोर त्रिज्या क्या हो गया, 0.529 एंगस्ट्रम, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना, एक 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, इसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है ना, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 में R2 निकालना है। अब R2 जब निकालिएगा तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर R2 बराबर, तो R2 बराबर n स्क्वायर, आपने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर, तो ये जो वैल्यू आया अभी जो आपने लिखा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि Rn क्या है भाई, तो n स्क्वायर
एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लूँ एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बटा पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। तो देखिए तो ये तो वही वैल्यू था ना, वन स्क्वायर तो वन ही हो गया, एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर में सारा वैल्यू रखा है, तो एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर का वैल्यू आया इतना 0.529 एंगस्ट्रम, एन की वैल्यू तो वन ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब है आर एन जो निकालेंगे वो एन स्क्वायर इंटू, इसको ए नॉट बोल लीजिए या आर नॉट भी बोल लीजिए, ज़्यादा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, वैसे ए नॉट रहता है तो ए नॉट से आप संकेत करते हैं, या आर नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका ए नॉट भी मैं लिख देता हूँ, तो ए एन स्क्वायर इंटू ए नॉट जो आ गया। मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट है ही, इसकी वैल्यू तो चेंज करेगा नहीं, उसकी वैल्यू 529 एंगस्ट्रम है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर एन इज इक्वल टू क्या, तो 0.529 है ना इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रम। ठीक है ना, तो एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से अगर R2 की वैल्यू हमको लिखनी पड़े, देयरफॉर R2 R1 को लिख लिया, R1 ही तो बोर त्रिज्या हो गया, R1 को ही बोर त्रिज्या कहते हैं, R1 इज कॉल्ड बोर त्रिज्या, ठीक है ना, इसको ये नॉट या आर नॉट कहते हैं। तो R2 क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का होल स्क्वायर सिंस n इज इक्वल टू 2, इतना एंगस्ट्रम, मतलब 4 टाइम्स हो गया नहीं, 4r0, इससे ही ना आया 4r0 या ये नॉट 0.529। R3 निकालेंगे तो n स्क्वायर का n का मान 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर इंटू ए नॉट हो जाएगा, मतलब 9 a नॉट हो जाएगा सिंस n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो आपका त्रिज्या जो है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या जो है इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू तो हमने निकाला था, उसमें अगर हम फिर से चले जाएं कि v का जो वैल्यू है हमारा उसको निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। इसमें खाली ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो ये होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर हाइड्रोजन के समान कोई परमाणु तो उसके लिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं परमाणु संख्या होती है वो Ze होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए प्लस ई लिखा है मैंने, लेकिन जो दूसरे परमाणु होंगे, हीलियम होगा या लिथियम होगा, हाइड्रोजन समान केवल होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, मतलब प्रोटॉन तो एक ही होगा, उसका सॉरी इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, लेकिन उसके जैसे इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ तब आपको समझ में जाता आएगा। हाइड्रोजन समान परमाणु के लिए अगर मैं लिखूं, ये तो हाइड्रोजन के लिए है, देयरफॉर हाइड्रोजन समान परमाणु, जैसे आप हीलियम बोलते हैं तो हीलियम के ऊपर हाइड्रोजन समान बनाने के लिए हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो He+ जो आपका होता है। जैसे हीलियम के अंदर तो आपको पता है 2 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, और इसका 2 इसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर Np जो होता है वो 2 ही होता है, और Ne भी 2 ही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसका निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, -e कर दूं, तो आपको पता है कि हीलियम प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 2 में से एक निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक हो गया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोटॉन है Ne हो गया, 3 हो गया, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए इससे -2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन करिएगा तो ये 2+ शो करेगा, तो लिथियम हो गया हाइड्रोजन लाइक परमाणु। उसी तरीके से बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4 होता है तो 3+ करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन लाइक परमाणु, क्योंकि 3+ करिएगा तो ये 3 अपना खो देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन लाइक परमाणु जो होता है, तो हाइड्रोजन समान परमाणु ये के लिए
क्या हो जाता है। तो ध्यान यही रखना है कि तब हम यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो ज्यादा हो जाती है क्योंकि प्रोटॉन तो निकलता नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसके चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो मैंने 1 कर दिया प्लस कर करके, लेकिन प्रोटॉन उसके नाभिक में 3 का, जैसे लिथियम रहेगा तो 3 रहेगा, बेरिलियम रहेगा तो 4 प्रोटॉन रहेगा, आपका हीलियम रहेगा तो 2 प्रोटॉन रहेगा, तो जो उसका एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, इसलिए प्लस जेड ई लिखा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लस जेड ई इसलिए नहीं लिखा गया कि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, जबकि दूसरे परमाणु के लिए ये हो जाता है। यहाँ पे इसको अगर लिखिएगा तो इसको यहाँ पे ये न्यूक्लियस पे प्लस जेड ई आवेश होता है, जेड ई प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो एक ही कर दिया है आपने, इलेक्ट्रॉन में तो कोई अंतर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है और वेलोसिटी भी है, रेडियस आर है। तो यहाँ पे जो ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो आप क्या कहते हैं, जो रेडियस आपका आया आर एन, उसमें आपका ई स्क्वायर जो आया था वो ई इंटू ई से आया था, अब यहाँ पे ई इंटू जेड ई होगा, इसलिए जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाता है, तो नीचे हो जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई जेड ई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ जेड आ जाता है। इससे क्या पता चला कि आर एन जो होता है वो एन स्क्वायर है ना, और ए नॉट तो है ही, एस स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, तो ए नॉट होगा और डिवाइडेड बाई जेड भी होगा। तो हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए, मतलब हाइड्रोजन समान परमाणु के लिए नीचे जेड से भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो जेड की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि जेड की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, तब ये आ जाएगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए ये एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। ए नॉट इज इक्वल टू, ए नॉट का तो वैल्यू आपका ही था, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तब ए नॉट लिखेंगे तो एंगस्ट्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है ना। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, है ना, इसको तब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू है वो हमारा, ये आर एन का वैल्यू क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, इसमें एच की वैल्यू हमने 6.634 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू 3.14, एम ई की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31, ई का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम रखिएगा, और जब इसको सोल्व करिएगा तो ये वाला जो वैल्यू है एन स्क्वायर छोड़ करके ये वाला वैल्यू आता है 0.529 इंटू 10⁻−10 मीटर, वो 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रम होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रम। अब इसकी वैल्यू तो सबकी कांस्टेंट है एन स्क्वायर को छोड़ करके, तो ये कांस्टेंट है कि इसको कांस्टेंट की तरह हमने उसको लिख दिया, बोर ने लिखा इसको, उसको बोर रेडियस कहा गया, तो बोर रेडियस को ए नॉट से डिनोट करते हैं, तो एन स्क्वायर रह गया और इसकी वैल्यू ए नॉट आ गई। ए नॉट किसके इक्वल है, तो अभी बताया आपको 0.529 एंगस्ट्रम, मतलब 0.529 इंटू 10⁻−10 मीटर के इक्वल आया। अब अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताइए, तो एन की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तो एन की वैल्यू 2। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताइए, तो n इज इक्वल टू 3 डालना पड़ेगा, तो हमने वो वैल्यू डाल दिया, R2 निकल गया, R3 निकल गया। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं होकर के, ये हाइड्रोजन परमाणु मैंने लिख रखा है, हाइड्रोजन समान परमाणु है, जैसे हीलियम प्लस, तो हीलियम तो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन हीलियम प्लस को हाइड्रोजन समान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस होने से जो भी प्लस होता है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, एक प्लस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो हीलियम के अंदर बच गया एक इलेक्ट्रॉन, बाकी उसका 2 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो 2 प्रोटॉन और उसका 2 प्रोटॉन हीलियम का न्यूक्लियस अगर होता है, तो हीलियम के अगर हीलियम लेते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस में +2e होता है, और इलेक्ट्रॉन आपने प्लस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पहले 2 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। उसी तरीके से लिथियम अगर लेते हैं तो लिथियम को अगर आप 3, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर +3e होगा क्योंकि प्रोटॉन 3 होता है, लेकिन आपने अगर इसके ऊपर 2 प्लस कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देख क्या दिख रहा है कि जो हीलियम प्लस है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, जो लिथियम 2 प्लस है उसके अंदर
एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 3+ है, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसलिए इसको हाइड्रोजन लाइक परमाणु कहते हैं, हाइड्रोजन समान परमाणु कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन समान है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चार्ज तो बढ़ जाएगा ना। हीलियम है तो 2 प्रोटॉन है, लिथियम है तो 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम है तो 4 प्रोटॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ही आवेश होता है। इसलिए जो एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आवेश होता है। जेड को एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, इसलिए जेड ई लिखा जाता है प्लस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है जेड ई। जेड एटॉमिक नंबर और ई जो है प्रोटॉन के लिए, प्लस ई प्रोटॉन के लिए। तो जब आप इसके बीच में क्या करते हैं, कूलम लॉ लगाएंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 हो गया जेड ई इंटू ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो ई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जेड ई स्क्वायर आएगा। तो जहां ई स्क्वायर आ रहा था पहले यहाँ पे, वहां पे अब जेड भी होगा तो जेड ई स्क्वायर आएगा। वो जेड नीचे होता है, तो जेड से इसका मतलब आपको एटॉमिक नंबर से दूसरे परमाणु में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर हीलियम के लिए आप R1 निकालेंगे, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर और यहाँ हीलियम के लिए 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है ना। तो ये अगर मैं लिखूं देयरफॉर R1 किसके लिए, हीलियम के लिए, ठीक है ना। तो हीलियम के लिए जो हो जाएगा कितना होगा, 0.529 डिवाइडेड बाई 2। जेड की वैल्यू 2 होती है, और n तो हो गया R1 कहा तो n की वैल्यू 1 हो गई, 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम इतना हो जाएगा। तो मतलब बोर रेडियस जो है उसका आधा हो गया है। बोर रेडियस आपका था A0 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसका, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, उस तरीके से आप निकालेंगे वैल्यू। n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज करेगी तो भी चेंज हो जाएगा ये Rn। जेड की वैल्यू चेंज करेगी तब भी। तो हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए, हाइड्रोजन समान परमाणु के लिए थोड़ा सा ये चेंजेस होता है। ठीक है। तो ये तो हमने रेडियस का बता दिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वेलोसिटी के लिए, और तब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी का इसके बाद एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन का वेग, कक्षीय वेग जो v है, ठीक है ना, कक्षा में जो v वेग से चल रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो एंगुलर मोमेंटम MEVR, ये वाला जो था MEVR इज इक्वल टू NH/2π से हमने निकाल लिया था v का मान। अगर आपको याद होगा तो v का मान हमने निकाला था NH/2π ME इंटू R। एक इक्वेशन ये निकाला था। ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया वो क्या आया, क्योंकि R बराबर अभी जो निकाला था आपने n² h², है ना, n² h² एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू था, डिवाइडेड बाई क्या था 4π πMe² क्या था, n² h² R इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट। R इज इक्वल टू था n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4π नहीं, πMe इंटू E², πMe इंटू E²। ये वाला मान आया था। R की वैल्यू में ये एप्सिलॉन नॉट का मान शायद हमसे छूट गया, इसके पीछे जो मैंने कराया आपको, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, शायद मुझसे ये छूट गया जहाँ पे मैंने बोर रेडियस निकाला है। बोर रेडियस में ये वाली वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको। जैसे हमने इसके पहले, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि मैंने R जो लिखा था Rn, तो वो लिख दिया है n² h² डिवाइड बाई πMe इंटू E², यही लिखा है ना। उसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाली वैल्यू शायद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मुझसे लगता है एप्सिलॉन नॉट छूट गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तब जा करके वो वैल्यू आएगा। वैल्यू वही आएगा जो 0.529 एंगस्ट्रॉम है, वही आता है, लेकिन उसमें आपको वो वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो
मुझसे वहाँ पे छूट गया। मतलब उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू आती है आपका जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे आती है, तो मैंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने कैंसिल आउट किया था तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अगर मुझे ध्यान जैसा है तो मैं वो बता रहा हूँ कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर था, एम ई इंटू ई स्क्वायर। तो 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया था, पाई से पाई कैंसिल कर दिया था, ये एप्सिलॉन नॉट बचा रह गया था। ठीक है ना। तो आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने लिखा और पाई एम ई स्क्वायर लिखा। इसमें एच की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू ई रखेंगे जो मैंने बोला। लेकिन इसमें ये वाला जो मुझसे है वो छूट गया है, ध्यान दीजिए। तो इसके पहले वाले की बात मैं कर रहा हूँ, जस्ट इसके पहले वाले की बात, उसमें ये छूट गया है। ये वैल्यू भी वहां पे रख लीजिएगा। मतलब आर की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन, जहां जहां आर है वहां पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है ना। वो गलती हो गई है थोड़ी सी, उसको सुधार लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा ये, इसको नीचे ले आइए और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये आएगा वैल्यू, और ये वैल्यू भी यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आएगा। मतलब यहाँ पे अब जो है इसके अंदर रखेंगे तो वहां पे जहां पे मैंने रखा था h का वैल्यू 6.634, पाई का वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू, वहां ये छूट गया, वहां ये वाला भी था। तो वहीं पे ये सुधार कर लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस, और तब जो है आपका वैल्यू आएगा। मतलब तब इतना का वैल्यू जो है एच स्क्वायर बटा इतना, हम बोल रहे थे बार बार, एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका बोर रेडियस एन स्क्वायर ए नॉट जो है। तो ए नॉट की वैल्यू जहां है वहां पे एप्सिलॉन नॉट भी होना चाहिए। तो इसको सुधार कर लेंगे आप लोग। जहां पे आर की वैल्यू हमने जो लिखी थी तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा है, एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, पाई एम ई स्क्वायर है। ठीक है ना। अभी मुझे ध्यान आया कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू छूटी हुई है, तो एप्सिलॉन नॉट हमसे वहां छूट गया, और इक्वेशन में लिखते समय लिख रहा था, उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट छूट गया। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, यहाँ से हमने निकाल लिया 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी आपको। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ रखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के जगह पे। तब जो आता है वैल्यू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू वो आएगा आपका इसके बराबर, जो 0.5। तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक ना। ये जो थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, वो बैक तो जा नहीं सकते वीडियो में, तो थोड़ा सा इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। वीडियो में बैक जाना मुश्किल हो गया इसलिए। तो लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे कि जहाँ पे आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आया वो मुझसे छूट गया, और उसी वजह से वो मैंने जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू निकाली थी, जिसको बोर त्रिज्या का बोला था, तो वो बोर त्रिज्या जो है आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम मैंने नहीं लिखी थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी डालिएगा ये वाला, तब जाकर के वो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा, मतलब 0.529 एंगस्ट्रम आएगा। तो आर की वैल्यू में एन स्क्वायर, वो बाकी सब कुछ वही रहेगा, एन स्क्वायर ए नॉट ही रहेगा, क्योंकि लेकिन ए नॉट में ये वाला भी आएगा, एच स्क्वायर बटा पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर लिखा था मैंने, वो नहीं आएगा। ए नॉट में एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वाला भी वैल्यू आएगा, वो ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो सब जगह केवल जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे एच स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर में लिखा हुआ उसमें एप्सिलॉन नॉट भी डाल दीजिएगा। ठीक है। बाकी सब सही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये है, और रेडियस जो हमने निकाला था वो ये आया था। यहीं पे मुझे ध्यान आया कि लगता है मैंने गलती कर दी थी। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई ये आया था इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू से आर की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है, कक्षीय वेग जो ये भी है, ये वाला भी निकालना है। तो ये भी निकालने के लिए यहाँ भी की वैल्यू आई हुई है, आर की वैल्यू आपने निकाल लिया।
तो आर की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू एन एच बटा 2 पाई इंटू एम ई इंटू आर है, आर की वैल्यू को डाल देते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया वैल्यू, और बटा पाई एम ई स्क्वायर जो है ये बटा में आए तो ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन एच से एन एच कैंसिल हो रहा है ना, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एम ई से एम ई कैंसिल हो रहा है, तो v की वैल्यू क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ई स्क्वायर बटा 2 है ना, यहाँ पे 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये दिख रहा है आपको कि आर की वैल्यू मैंने जब डाल दी तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो वेलोसिटी की वैल्यू है आपका कितना भाई, तो ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आपका, तो 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है आपका, फिर से ये पता चल रहा है कि ई स्क्वायर बटा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट में 2 एन एच एन नहीं एच एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर ये सारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं, फिर से यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सिंस ई स्क्वायर बटा 2 एच एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, नियतांक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ई की वैल्यू बदलेगी नहीं, एच की वैल्यू नहीं बदलेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो यहाँ से v की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, केवल n पे, तो मतलब क्या हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब क्या हो गया, जब वेलोसिटी n की वैल्यू जब बढ़ेगी, मतलब n की वैल्यू लार्जर होती जाएगी, k सेल l सेल m सेल होती चली जाएगी, तो v की वैल्यू घट जाएगी, n की वैल्यू घटेगी तो v की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन नजदीक वाला कक्षा में होगा n इज इक्वल टू 1 में तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब दूर वाले कक्षा में होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, 1/n से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि आपका जो वैल्यू आता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेलोसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कक्षा के संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कक्षा की संख्या कम है मतलब k सेल है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि कक्षा की संख्या कम है, जैसे जैसे कक्षा की संख्या n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 4 बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी उसका घटता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर निकालें तो मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु के लिए अगर आप देखिएगा तो फिर से वही वाला बात होगा, जहाँ पे वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उसके फर्स्ट कक्षा में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बटा 2h एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है ना। तो वहां से निकाल सकते हैं, v1 निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे, v2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और जब हाइड्रोजन समान परमाणु होगा तब क्या करेंगे, जेड ई स्क्वायर के जगह पे जेड ई स्क्वायर रख देंगे, तो वो आपको हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है तो अभी हाइड्रोजन के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा जो है उसके अंदर किसी भी कक्षा के अंदर उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा के बारे में इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ये होती है उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकल के आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन का मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा जब भी हम निकालते हैं तो स्थितिज ऊर्जा को यू से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा अगर निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा जो है वो होता है 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। और आपने v का जो है फॉर्मूला अभी पढ़ा था, तो वेलोसिटी जो है v का जो फॉर्मूला है वो हमने निकाला था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला जो निकाला था उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो v का जो वैल्यू है वो रखने से आपको गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने आपको पहला इक्वेशन जो बताया था उसमें ध्यान होगा कि हमने जो बताया था उसमें वो MEV स्क्वायर बाई आर को लिखा था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, जो कूलम जो बल था, है ना, कूलम से आकर्षण बल जो आया था वो केंद्रीय बल के इक्वल था, तो मैंने वहां लिखा था एम ई वी स्क्वायर बटा आर, यहाँ लिखा था ना एम ई वी स्क्वायर बटा आर, ये वाला लिखा था, और यहाँ से आर को आर से कैंसिल कर दिया था, तो वहां पे आया था एम ई वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा था मैंने, उसको यहाँ पे रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा आपसे, तो लिखेंगे देयरफॉर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम ई गुना वी स्क्वायर का, एम ई इंटू वी स्क्वायर पूरे का तो मान है ये, तो ये पूरे का मान है तो रख दीजिए यहाँ पे इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा आर, ये हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा आ गई, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जिसको आप यू से संकेत करते हैं, यह स्थितिज ऊर्जा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर होता है। Q1 ये है आपका प्लस की, है ना, ऊर्जा को उसके ऊर्जा अदिश राशि होती है, इसलिए ऊर्जा को उसके आवेश के प्लस माइनस के साथ ही रखा जाता है, तो प्लस ई लिखा गया, यहाँ पे माइनस ई Q1 Q2 बटा आर होता है, आपको हमने ये पहले से दूसरे चैप्टर में बताया है। तो यह हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर, आवेश को उसके प्लस माइनस के साथ ही लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर, आवेश यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे आवेश ये जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे आवेश इलेक्ट्रॉन का माइनस ही है, तो क्या आ गया यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ से, है ना, देयरफॉर कुल ऊर्जा को अगर हम ई से संकेत करें तो ई बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो गया ई स्क्वायर बटा ये 4 दूनी 8 हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और स्थितिज ऊर्जा है प्लस माइनस ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, या एलसीएम हो गया दोनों का कितना, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 4 दूनी 8 हो गया तो 2 ई स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ई स्क्वायर में ई स्क्वायर गया तो माइनस ई स्क्वायर बचेगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया। तो जो आपकी ऊर्जा है कुल ऊर्जा वो कितना है, तो माइनस ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ऊर्जा होती है। तो टोटल ऊर्जा है इसके अंदर ई स्क्वायर, अब देख लीजिएगा इसमें कुछ छोटा नहीं, तो ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां आर की वैल्यू आप अभी भी देख सकते हैं कि आर की वैल्यू हमें जो आया था उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऊर्जा जो है इस फॉर्म में आया है, और आर की वैल्यू आपको पता है कि आपने निकाल रखा था, आर की वैल्यू कितनी आई थी, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, आर का वैल्यू आपने निकाला है, तो उस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो आर का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो जहाँ पे हमसे गलती हो गई थी वही वाली वैल्यू, तो आर की वैल्यू आपने निकाला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बटा पाई, है ना, ये वाला था पाई था, एम ई था इंटू ई स्क्वायर था, ये वाला छूट गया था केवल, तो एन स्क्वायर ये, अब इस वैल्यू को यहाँ पे आर में रख दीजिए, देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आर की वैल्यू रखिएगा क्या आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अब ये नीचे है बटा में ये जाएगा पाई एम ई स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ये वाला ई एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको ई संकेत के फॉर्म में लिखा गया है, अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई टू द पावर 4 बटा 8, है ना, 8 है आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आ रहा है
8 है ना एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, तो आर के जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये आ रहा है Me4 माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ रहा है आपका, है ना। और आपको पता है कि अगर ये वैल्यू में एन स्क्वायर नीचे है ना, तो इसका मतलब फिर से Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू 1.602, ये सारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से E का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो 1/n स्क्वायर के है न्यूमेरिकली, है ना। तो ये दिख रहा है कि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो एनर्जी है माइनस, ऐसे तो माइनस है, तो माइनस में ये जो वैल्यू है n की वैल्यू जब यहाँ डालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में घटेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये न्यूमेरिकली अगर देखिएगा तो न्यूमेरिकली n स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ से दिख रहा है न्यूमेरिकली, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान देना है आपको कि माइनस की वैल्यू से n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो माइनस की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि n स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो वैल्यू है ये सही मायने में यहाँ पे अगर Me की वैल्यू आप 9.11 इंटू 10⁻⁻11 माइनस 31 kg अभी लिखा था मैंने, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है 1/9 इंटू 10⁻, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी है तो वैसे भी रख सकते हैं 8.85 वाला जो है, या आपको ये पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो ये 4 पाई, इसको 1/4 पाई ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, है ना। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू आपको पता नहीं, h की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ये पहले भी लिखा आपने। और E का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये भी लिखा। तो जो वैल्यू आती है ना, ये आपका मतलब n स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, देयरफॉर E इज इक्वल टू ये माइनस इज इक्वल टू माइनस ये n स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया और बाकी को लिख दिया यहाँ पे Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आता है E इज इक्वल टू माइनस 13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और डिवाइड बाई ये इसकी वैल्यू आती है, और इनटू माइनस मतलब ये वाला वैल्यू आता है इसका, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनटू -1 बताएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है जहां पे कह सकते हैं जहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है। तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो गया En इज इक्वल टू माइनस 13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये आता है, ये होता है En। ऊर्जा के फॉर्म में लिखिएगा तो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये ऊर्जा का एक्सप्रेशन होता है, En इज इक्वल टू माइनस 13.6। तो E1 अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं E1 तो कितना हो जाएगा माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो ये तो उतना ही आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 निकालना चाहते हैं तो माइनस 13.6 यहाँ तो हो गया सिंस n इज इक्वल टू 1, यहाँ हो गया n इज इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंस n इज इक्वल टू 2, तो 4 से भाग दीजिएगा, ये 4 हो गया तो माइनस 4 दिया 12, 4 चौका 16, 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल होता है, मैंने लिख रखा है। तो ये ऊर्जा देख रहे हैं माइनस में घट रहा है, मतलब ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि E2 जो है ग्रेटर देन E1 है, क्योंकि माइनस की वैल्यू न्यूमेरिकली ये वैल्यू घट रहा है, लेकिन माइनस में वैल्यू जब घटता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाता है तो इसकी ऊर्जा घटती जाती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का आकर्षण उसके ऊपर घटता है तो उसका जो स्थायीपन है वो घट जाता है, वो स्टेबिलिटी घट जाती है और उसकी वजह से वो ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर सिद्धांत था उसके बेसिस पर हमने उसका कक्षीय त्रिज्या निकाल दिया। यहाँ पे किस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी निकाल दिया, और कि यहाँ पे अगर है इस कक्षा में तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी है वो भी निकाल दिया। और यही आपको कहता है निकालने के लिए। इसमें कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है, 5 नंबर में हो सकता है 2 पूछ ले, 3 पूछ ले। तो ये 5 नंबर में आपका इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है ना। एक एक नंबर में यहाँ से दूसरे तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब अगले चैप्टर में कराएंगे कि इनका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे निकलता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है, वहाँ से निम्न कक्षा में जब वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन जब करता है तो उसमें जो लाइनें निकलती हैं, जिसको आपने लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन ब्रैकेट ये वाला पढ़ा है आपने, तो वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जो इसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे, ठीक है ना। तो ये परमाणु का जो दूसरा वाला वीडियो है, इसके बाद तीसरा वीडियो आएगा आपका। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।